तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबका, जिनने भी मेरी प्रीवियस जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी प्रेडिक्शन ऑफ 4 मेजर प्लैनेट्स जो 2025 को मैंने प्रेडिक्शन किया था, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु के आधार पे। ठीक है, उसको आप सबने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, और जो लोग भी अभी न्यू है मेरे इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये जो न्यू सीरीज़ एक और जो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये है शनि ग्रह का ट्रांजिट। ठीक है, जो शनि ग्रह एक्वेरियस, जिसको हम कुंभ राशि बोलते हैं, कुंभ राशि से मीन में जा रहे हैं, जिसको हम लोग पाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, कि शनि ग्रह क्या है, कैसे क्या फल देते हैं, ठीक है, उससे कारक तत्वास क्या है। उसके बाद फिर मैं सारे 12 राशियों के लिए लेकर आऊँगी, 3-3 राशि करके मैं डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर सुनेगा और फिर जो भी आप लोग की राशि है वो आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग पूरा वीडियो देखो बिना स्किप किए। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि शनि कैसे कैसे राशियों में चेंज होकर कैसे कैसे उनका फल चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पहले कि शनि क्या होता है। शनि बोलते ही ना सबके मन में डर लग जाता है। ठीक है, क्योंकि साढ़े साती सबने सुनी होती है। ठीक है, ढैया सबने सुनी होती है, वर्ड सबने सुने रहते हैं। ठीक है, बट मीनिंग नहीं पता होता है। तो आप लोग ना कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ना उसका मीनिंग समझिया करें, तब भी डिसाइड किया करें कि वो अच्छा है कि बुरा है। कि कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पे ना पूरी बुरी होती है ना पूरी अच्छी होती है। ठीक है, हर किसी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स है बहुत अच्छे से यूज़ करो, नेगेटिव पॉइंट्स है इंप्रूव करने की कोशिश करो, डरना क्यों है। ठीक है, और अच्छा, साढ़े साती और ढैया जिसकी ख़त्म हो रही है और जिनकी स्टार्ट हो रही है, जिनकी पीक पे जाएगी सेटिंग, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो लोग आप लोग मेरा देख सकते हो। ठीक है, अब देखो सैटर्न जो है वो आप लोग को पता ही है, ऑलरेडी बच्चे भी पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं कि शनि बहुत बड़ा प्लैनेट होता है। ठीक है, और जो सैटर्न है वो सूर्य से 6th होता है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता है। अब ये जो शनि है क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है, अब ऐसे मान के चलो कोई बहुत मोटा इंसान है, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे दौड़ो, तो वो अगर दौड़ेगा भी तो ऐसा लगेगा वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो सेम सैटर्न के साथ में है। सैटर्न क्योंकि बहुत बड़ा प्लैनेट है तो वो जिस गति से चलता है ना तो वो धीरे धीरे ही मूव करता है। ठीक है, और पूरा उसको चक्कर लगाने में पूरे 2.5 साल लगते हैं। एक राशि में वो पूरा 2.5 साल रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 2.5 साल रहेगा, फिर दूसरे हाउस में 2.5 साल रहेगा, फिर तीसरे हाउस में 2.5 साल रहेगा। तो ऐसे जो सैटर्न है पूरा 2.5 साल एक राशि में रहता है। अब ये जो सैटर्न प्लैनेट होता है, मैंने बताया कि बहुत बड़ा है, बहुत धीरे है। इसको ना दूसरा तरीका भी है समझने का। जो लोग 80-90 के लोग होते हैं, ठीक है, 89 के जो आपके घर में देखा होगा, बूढ़े लोग होंगे, आपकी दादा दादी, नाना नानी 18, उन लोग को ऑब्जर्व करना कि वो लोग क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या करें, वो एग्जैक्टली आपका सैटर्न है। ठीक है, अब कैसे वो लोग ने इतने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस किया है, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद में वो लोग आपको जैसे स्टोरी सुनाते होंगे, मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ, अपने कर्मों के आधार पे कुछ अच्छी स्टोरीज रहती होंगी, कुछ बुरी स्टोरी। तो सेम सैटर्न देता है। सैटर्न बहुत ज़्यादा कार्मिक प्लैनेट होता है। आपके कैसे कैसे कर्म रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसके आधार पर आपको सैटर्न रिजल्ट देता है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न को एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में न्यायाधीश भी बोला गया है, जस्टिस। ठीक है, और जस्टिस किस पे होता है, ठीक है, सच के राह पे जस्टिस होता है, और कोई गलत करता है तो फिर उसको पकड़ा जाता है, उसको जेल हो जाती है। सेम शनि का काम है। आपने एक गलती करी, 10 टाइम्स को वो इक्वलाइज करके आपको पनिशमेंट देगा। आपने अच्छे कर्म किए, 10 टाइम्स को इक्वलाइज करके वो आपको अच्छी चीज देगा। ठीक है, इसलिए सैटर्न जितना पैसा दे सकता है ना, उतना कोई प्लैनेट पैसा आपको नहीं दे सकता, या जितनी खुशियां सैटर्न दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, सैटर्न को हार्डवर्क का कारक भी बताया गया है, हार्डवर्क, मेहनत का। ठीक है, वो उसको जैसे ओल्डी पीपल होते हैं, पूरे इतने साल रगड़ के इतनी मेहनत करते हैं, पहले जन्म लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पूरी जनरेशन उनकी निकल जाती है, फिर वो काम करेंगे, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे। तो आपने देखा पूरा मेहनत करके वो लोग फिर 80-90s के एज में आते हैं। ठीक है, तो सेम सैटर्न होता है आपका। ठीक है,
ठीक है। तो अब मैंने बताया कि एक एक करके ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। अब इसको मैच्योर का कारक भी बोला गया है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस करता है, उस पर मेहनत करता है। ठीक है, तो इसलिए 70-80s के जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। तो जहाँ से भी सैटर्न आपका कनेक्ट करेगा वहाँ उस रिलेटेड आपको मैच्योरिटी डेफिनेटली आ जाती है। एज मतलब जैसे जैसे आपकी एज निकलती जाएगी वैसे वैसे आती जाएगी। सैटर्न को जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई शादी कर रहा है और कोई आप दादा दादी नाना नानी से बोले कि प्लानिंग करो उस चीज़ की, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले अपनी बुकलेट उठाएंगे और नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि ये वो लोग कभी भी ऐसे मुंह से की हुई बातें नहीं करते हैं। ठीक है, हर चीज़ को वो नोट डाउन करेंगे पहले अपना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैटर्न को प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड वे का कारक भी बोला गया है। हर चीज़ को वो डिसिप्लिन्ड वे में करता है। ठीक है, अब डिसिप्लिन कब होगा, जब हम उस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वो सैटर्न को उसका भी कारक आपका बताया गया है, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो सैटर्न है वो जिम्मेदारियों का, हार्ड वर्क का, आपका डिसिप्लिन का, इन सब चीज़ का कारक भी होता है। अब इसको जो हार्डवर्क का कारक बताया गया है, तो ये लोग मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, हर चीज़ आप देखो, बस आपको 70-80s लोगों को देखना है कि वो लोग कैसे करते हैं। अब माना उन लोग को बोला कि आप जैसे आप 70-80s के पीपलों के साथ चलोगे तो धीरे धीरे चलते हैं, वो लोग काम भी बहुत स्लो करते हैं, इसलिए स्लो कर रहे हैं, इसलिए वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो सैटर्न भी है ना, वो स्लो एंड स्टेडी का कारक होता है, एकदम धीरे धीरे आपको रिजल्ट देगा वो। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो सैटर्न को, कि काल पुरुष कुंडली को जब भी आप ओपन करके देखोगे तो सैटर्न को 10th और 11th हाउस का कारक माना गया है। ठीक है, क्यों माना गया है? क्योंकि आप देखो पूरी कुंडली एक एक करके एक एक हमारी एज को डिस्क्राइब करता है, एक एक फेस को हमारा डिस्क्राइब करता है, और उसको एंड में जाके हमारा 12th हाउस का साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, जो मोक्षा का रास्ता होता है। उस मोक्षा के रास्ते से जस्ट पहले हमने सैटर्न को प्लेसमेंट दी गई है। अब 10th हाउस क्या होता है? कर्मा का कारक होता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये कर्म के आधार पे चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कर्मों का कारक माना गया है। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? गेन्स का। हर वे से आपको गेन्स का हाउस 11th होता है। अब कैसे आपके कर्म रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसके आधार पे आपको जनरल गेन्स, मतलब पूरे प्रोस्पेक्ट में बच्चा हो रहा है तो गेंस, शादी हो रही है तो गेंस, पैसा आ रहा है तो गेंस, सब टाइम का गेंस आपके कर्मों के आधार पे आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया जितना प्लैनेट सैटर्न दे सकता है, जितनी खुशियां सैटर्न दे सकता है, उतना कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। इसलिए वो गेंस कर्मा किया, गेंस मिला, गेंस के बाद में ही आपको जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभा ली, क्योंकि सारे टाइप के गेम्स मैंने बताया, तो गेंस होते 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 हम 70-80s के एज पे पहुंचे। उसके बाद फिर आपने साधना करी या जो भी की, उसके आधार पर फिर आपको मोक्ष का रास्ता मिलता है आपके कर्मों के आधार पर, तो वो साइकिल आपका एंड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा सैटर्न का साइकिल होता है आपका। सैटर्न को आयु का कारक भी माना गया है। ठीक है, क्योंकि 70-80s के लोग हैं तो पूरी इतनी आयु है। जिस भी हाउस में अगर 8th हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है सैटर्न का या कोई भी, तो उससे लेके आपकी एज इंक्रीमेंट ज़रूर हो जाता है या एज ज़्यादा होती है। ठीक है, सैटर्न को दुख का कारण भी माना गया है। क्यों माना गया है? अब आप ऐसे सोचो कि मैंने बताया कि वो न्यायाधीश है, न्यायाधीश में अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, तो अब बुरा मिल रहा है तो वो दुख का कारण भी होता है। ठीक है, अब हम आज के टाइम पे क्या है, बहुत फास्ट जिंदगी जी रहे हैं हम सब। ठीक है, अब वहीं फास्ट जिंदगी में मैं स्लो कर दूं चीज़ों को, तो हम उसे कोप अप नहीं कर पाते हैं। इस चक्कर में हम सैटर्न को दुख का कारण भी मानते हैं। बट मैं आपको बताऊं, सैटर्न दुख का कारण नहीं होता है। अगर आपने एक बार उसकी स्पीड से अपनी स्पीड को मैच कर लिया, ठीक है, फिर कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। इस सैटर्न को गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो हायर अथॉरिटी देता है। आप मेहनत करके, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे ही तो नहीं हो जाता, आप मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हो। ठीक है, आप खूब ज़्यादा पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, फेल भी होगे, बढ़ोगे, तो वो सब जो रास्ता आप देखना, सैटर्न जैसे रास्ता चुनता है, वही वही रास्ते पे चल के हमको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मैंने आपको जैसे बताया कि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी का बता दिया, मैच्योरिटी का बता दिया, मैंने एज का कारक बता दिया, दुख का है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। अब एक चीज़ है, अभी जो सैटर्न ट्रांजिट का है वो कुंभ राशि में है, उससे निकल के वो मीन में जा रहा है 12th। काल पुरुष कुंडली में मीन जो है वो आपका 12th हाउस का कारक होता है। 12th हाउस किस चीज़ का होता है आपका? ठीक है, मैं इन जनरल बट समझा रही हूँ। ये 12th हाउस आपका मोक्षा का रास्ता होता है, सिंपल, इस एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। अब न्यायाधीश, डिसिप्लिन का कारक आपका कहाँ चला गया? 12th हाउस में।
ठीक है, उसको चैरिटी का घर भी बोला जाता है 12th हाउस को, क्योंकि मोक्षा का रास्ता है, चैरिटी का है, खर्चे का। अब क्योंकि वहाँ पे चला गया तो हर चीज़ पे आपको लिमिट करनी पड़ेगी। जिस भी आप मैं जब राशि का एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जहाँ पे भी वो आपकी राशि फॉल करती है उस हाउस से रिलेटेड बस आपको लिमिट लगा दी है। अब कैसे लिमिट लगानी है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा करो तो लिमिट कर दो, ठीक है, चैरिटी खूब करो, ठीक है, पर चैरिटी भी सही जगह करनी है, गलत जगह नहीं करनी है। तो हर चीज़ पे एक क्रॉस चेक आपको लगाना है, ठीक है। अब न्यायाधीश है, ठीक है, जस्टिस का कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, वो आपके चैरिटी में आ गया। तो ये बस मान के आपको चलना है कि अब दान पुण्य करोगे तो इस एनर्जी से आप बहुत बच के रह पाओगे, ठीक है। अब आपके राशि में जिस भी जगह फॉल होगा तो उस पर क्या कंडीशन है, कितनी दृष्टियां है, उसके आधार पे एक्चुअल प्रेडिक्शन होता है। लेकिन ये जो मैं आपको समझाई हूँ एक जनरल प्रेडिक्शन है। सैटर्न आपका 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जाएगा, ठीक है, और जो कि आपका 23 फरवरी 2028 2028 तक रहेगा। मैंने बताया एक राशि में 2.5 साल रहता है, ठीक है। उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उस पर मैं अलग वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन मैं कुछ देर से बता देती हूँ। जुलाई 27 2026 को शनि वक्री चाल में चलेगा मीन राशि में, ठीक है। जून 3 2027 को सैटर्न मेष राशि मतलब एरीज में चला जाएगा। 9 अगस्त 2027 को शनि वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ठीक है। 20 अक्टूबर 2027 को सैटर्न वापस से मीन राशि में आएगा, ठीक है, रेट्रोग्रेड जो वक्री मोशन में ही रहेगा। और 24 दिसंबर 2027 को सैटर्न फिर से डायरेक्ट हो जाएगा, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएगा मीन राशि में। और 23 फरवरी 2028 जो मैंने आपको बताया उस समय फिर वो पाइसेस को छोड़ के नेक्स्ट जो है एरीज मतलब मेष राशि में वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं 3 राशियां करके वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है, तो आप लोग अपने राशि के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट राशि लेकर आई हूँ जो कि है वर्गो लग्न, जिसको हम कन्या राशि भी बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपके 7th हाउस में, मतलब 6th हाउस से मूव करके अब 7th हाउस में आ रहा है पाइसेस राशि में। और आपके राशि में जो सैटर्न के हाउसेस होते हैं वो 5th हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होता है, ठीक है। अब इस प्लैनेटरी पोजीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। देखो, मैंने आपको बताया था सैटर्न जहां पे भी ट्रांजिट करता है वहां पे सबसे पहले तो हमको लिमिट और बाउंड्री लगानी है। अब क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो सबसे पहले लिमिट किस पे लगेगी, आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पे। अब कैसे लगेगी, मटेरियलिस्टिक जो ऑलरेडी मैरिड पीपल है, ठीक है, मैरिड कपल्स है, उनको बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज है कि जो भी बिजनेस पार्टनरशिप्स में है, ठीक है, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप है उसमें भी आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो उतना ही कम्युनिकेट करो जितना नेसेसिटी है, ठीक है। मैंने बताया कि एक लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट को या उस बाउंड्री को जहां पे भी सेटल बैठता है वहां पे बिल्कुल भी क्रॉस आपको नहीं करना है। अब जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो न्यू बिजनेस जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड होके आपका 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो आप न्यू बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने में पहले सोच ले कि कौन सा बिजनेस करना है, कहीं डिसीजन गलत ना हो जाए। और इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करना है, जितना पॉकेट अलाउ करिए, जितना आपने अपना प्लानिंग किया हुआ है उतना ही आपको इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 6th हाउस का लॉर्ड भी है, अगर आप लोन उठाते हो, एक्स्ट्रा लोन उठाते हो, तो जो भी सैटर्न में कुछ भी काम हम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो डेप्थ को पे करते करते आप लोग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। इससे जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको एकदम ही सोच समझ के करना है। अब 5th हाउस का लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, या जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे पार्टनर मैच्योर मिलेगा, लॉन्ग टर्म के रहेगा, लेकिन रिलेशंस खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सैटर्न को हम डिटैचमेंट का कारक भी मानते हैं, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर से जो भी बात है, ठीक है, छुपाना नहीं है,
सीक्रेटिव फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। जो लोग क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड चाइल्ड का भी होता है, उसका लॉर्ड होके आपका सेवेंथ में बैठा हुआ है, बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग पूरा प्लानिंग कर लें, ठीक है। कोई स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं या कॉलेज में, कितना फंड है, कितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, उतना ही आप लोग को खर्चा करके उन लोग के एडमिशन के लिए ध्यान देना है। और थोड़ा सा बच्चों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में भी आप लोग को मेहनत लगेगी। अब सैटर्न की जैसे मैं बताया 3 दृष्टियां होती हैं, ठीक है। फर्स्ट दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ेगी, ठीक है। तो 9th हाउस किस चीज का होता है? रिलीजन का। तो सबसे पहले है कि रिलीजन पे आप लोग क्रॉस चेक करोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपकी, बिल्कुल भी आंख बंद करके किसी पर भी बिलीव नहीं करोगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के लिए आप जाओ, चाहे आप कोई मेंटोर हायर करो किसी चीज के लिए, किसी भी कुछ भी करो, लेकिन आप लोग उस पर क्रॉस चेक जरूर करोगे, ठीक है। कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हो तो वो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ट्रैवल आप बेफिक्र होकर कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। सैटर्न की जो 7th दृष्टि है वो आपके फर्स्ट हाउस में पड़ेगी। थोड़ा सा लेजीपन आ सकता है, ठीक है, थोड़े लिथार्जिक हो सकते हो आप लोग, आलस आ सकता है, तो आप लोग को आलस नहीं करना है, हार्ड वर्क पे बहुत डिपेंड करना है। देखो, फिनेंसिस की मैं बात करूं तो जो 7th का ट्रांजिट है, फिनेंसिस तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे, फिनेंसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस बहुत पॉजिटिव हाउस होता है, बट हार्ड वर्क रहेगा। हो सकता है कि आपको फिफ्थ हाउस की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जॉब में, करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, बिजनेस के न्यू आइडियाज आएंगे, लेकिन ओवर ओवर टाइम आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 घंटे नहीं, आपको 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम करना पड़ेगा, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि ओवर टाइम और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अब ऑब्वियसली बात है कि आप काम बहुत ज्यादा करोगे, पहले हार्ड वर्क बहुत, क्योंकि मैंने बताया सेकंड के साथ में 2 वर्ड्स कनेक्ट होते हैं, पेशेंस और हार्ड वर्क। अब आप हार्ड वर्क ज्यादा दोगे और रिजल्ट थोड़ा स्लो स्लो मिलेगा स्टार्टिंग में, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन को मेंटेन करना है, और हार्ड वर्क करने से बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, वो हार्ड वर्क जरूर आपका पे ऑफ होगा। फर्स्ट हाउस में मैंने बताया दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा आपको जो भी आप सोच रहे हो, जैसे ऑलरेडी मैं बताई हूँ, बिजनेस अगर नया सोच रहे हो तो थोड़ा देख के सोचना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मेरी प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। ओवर एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ये 6th हाउस का लॉर्ड है, लोन भी रहेगा, एनिमीज भी बनाएगा आपका, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देगा, ठीक है। अब सेकंड की जो 10th दृष्टि वो आपके 4th हाउस में पड़ रही है, 4th हाउस में क्योंकि पड़ रही है तो वो व्हीकल का भी होता है, तो सबसे पहले तो आपको एक्सीडेंट से सेफ रहना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि मदर की हेल्थ को लेके आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, मदर की हेल्थ भी, और क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होकर 7th में है, तो अपनी स्पाउस की हेल्थ भी आपको ध्यान रखनी है, खुद की हेल्थ पे भी क्रॉस चेक करना है। तो इस ट्रांजिट में हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि 4th हाउस पे 10th दृष्टि पड़ रही है, तो एक्चुअल हैप्पीनेस का भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़े एक्चुअल हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाए माइंड में, वो पॉसिबिलिटी रहेगी। और जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, रियल स्टेट के बिजनेस में है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो लोग बहुत आगे प्रोजेक्ट, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, गवर्नमेंट टेंडर्स भी ले सकते हो, आप लोग आगे भी बढ़ सकते हो, उसके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वर्गो आपके लिए ओवरऑल ट्रांजिट बहुत अच्छा है, बस कुछ कुछ 1-2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने हैं, मैं कंक्लूड कर देती हूँ। फिनेंसेस वाइज के लिए बहुत अच्छा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ठीक है। जॉब्स में भी आपको न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, बिजनेस में न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, स्टार्टअप के लिए न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, लेकिन ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा नेसेसिटी रहेगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। हेल्थ रिलेटेड सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है, मदर की हेल्थ, सिबलिंग्स की हेल्थ, स्पाउस की हेल्थ, और अपनी खुद की हेल्थ, मतलब फैमिली में जितने मेंबर्स है, हेल्थ रिलेटेड आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड, घर लेना चाहते हैं, न्यू व्हीकल लेना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। करियर, फाइनेंस बता दिया मैंने आपको, और थोड़ा सा शादी के लिए टाइम तो अच्छा है, लेकिन जो स्पाउस आप देख रहे हो उसको थोड़ा सा टाइम देके सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि क्विक रिएक्शन आप दे दो, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की हेल्थ का, या बच्चों से रिलेशंस का, या उनके एजुकेशन का, उसको लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था वर्गो लगन के लिए। अब मैं नेक्स्ट राशि पे आती हूँ, वर्गो के लिए थैंक। अब मैं नेक्स्ट राशि लेकर आई हूँ जो कि है लिब्रा लग्न, जिसको हम तुला राशि भी बोलते हैं।
लिब्रा वालों, आपके लिए सैटर्न अभी तक फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, फिफ्थ हाउस से निकल के सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा पाइसेस साइन में। और आपके चार्ट की मैं अगर बात करूं तो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होता है। अब समझते हैं इस प्लैनेटरी पोजीशन का क्या आपका सैटर्न ट्रांजिट रहेगा 2025 के लिए, क्या इम्पैक्ट रहेगा। देखो, लिब्रा आप लोग के लिए अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो केंद्रा का हाउस इन्वॉल्व है और त्रिकोणा का हाउस इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हाउसेस इन्वॉल्व है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा योग कारक का हो जाता है सैटर्न। तो जनरली लिब्रा में सैटर्न अच्छा ही देता है, और आपको पता भी है कि 7 नंबर में सैटर्न एक्सॉल्टेड भी होता है, तो ओवरऑल सैटर्न तो बहुत अच्छा करता ही है आप लोग के लिए। अब इसको समझते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा। सैटर्न आपका ट्रांजिट कर रहा है सिक्स्थ हाउस में। मैंने बताया था कि सिक्स्थ हाउस जो होता है वो सबसे पहले डेली रूटीन का होता है, और जहां सैटर्न बैठता है वहां पे हमको एक बाउंड्री या लिमिट लगानी होती है। अब बाउंड्री लिमिट किस में लगेगी? डेली रूटीन्स में। पूरा ये ट्रांजिट जो है आपका वो डेली रूटीन पे बेस्ड रहेगा। जितना अच्छा आपका डेली रूटीन रहेगा उतना अच्छा आपका ये ट्रांजिट रहेगा, और जितना लेजी या दिक्कत आप लोग डेली रूटीन में करोगे उतना प्रॉब्लम आपको सैटर्न के ट्रांजिट में फेस करना पड़ेगा। डेली रूटीन मतलब सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है, देन अपना ब्रेकफास्ट है या नहाना धोना है, देन अपना गो फॉर अ प्रेयर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, इट शुड बी लाइंड अप, एंड टिल 11 आपको सो जाना है, ठीक है। तो ये आपका रूटीन होना चाहिए, तो फिर ये सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं रहेगा। अब ओवर अगर सैटर्न देखे तो सिक्स हाउस में सैटर्न हमेशा अच्छा ही करता है, इतना खराब नहीं करता है। दूसरी चीज क्या है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके सिक्स्थ में आया है। बच्चों से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को आ सकती है, उनके एजुकेशन रिलेटेड मैं बोलूं या उनसे रिलेशंस निभाने के वे में बोलूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन करियर प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, न्यू जॉब्स के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सिक्स हाउस हमारे जॉब का भी होता है, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से आपका ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आपको आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर जाना पड़े, क्योंकि सैटर्न की जो 7 दृष्टि है वो आपके 12th हाउस में एक्टिव कर रही है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है करियर प्रोस्पेक्ट से। तो कई लोग को इससे जिनको मन नहीं होगा ट्रैवल करने का, उधर ही करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। ये है। अब सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। सैटर्न की थर्ड दृष्टि जो है वो आपके 8th हाउस में पड़ रही है, 7 दृष्टि 12th हाउस में पड़ रही है, और सैटर्न की 10th दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस में पड़ रही है। अब इनको समझते हैं। 8th हाउस में जो दृष्टि पड़ी है वेरी गुड फॉर जो रिसर्च में है, ठीक है, उनके लिए जो पीएचडी होल्डर्स है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि सैटर्न की दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ी, तो एक्सीडेंट से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, और कोई भी सडन लॉसेस नहीं होना चाहिए। आप लोग कोई भी सैटर्न क्योंकि अभी 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, कोई भी शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, लॉटरी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, लोन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बताया सैटर्न जहां पे भी बैठता है थोड़ा टाइम लगाता है चीजों को पे ऑफ होने में। तो इन सब चीज में अगर आप पैसा लगाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। यही सैटर्न की दृष्टि आपके 12th में भी कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है। अगर गलती में इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसका पे ऑफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो लोग लोन मिल इजीली जाएगा, लेकिन पे करने में दिक्कत जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एनिमीज, थोड़ा एनिमीज से भी अगर आप लोग अभी ज्यादा कम्युनिकेट मत करना, वैसे परेशान वो नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल ज्यादा फंसना नहीं है चीजों में। जो लोग कोर्ट केस में फंसे हुए हैं उन लोग के चांसेस है कि वो लोग जीत सकते हैं, उस वजह से ये वाला ट्रांजिट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। कोर्ट केस से निकल भी सकते हो, मतलब अगर कोई फंसा हुआ है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो, तो इन सब चीज के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा है। अब सैटर्न की जो 10th दृष्टि है वो 3rd हाउस में पड़े, सिबलिंग्स से रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सिबलिंग से रिलेशंस खराब हो सकते हैं, या सिबलिंग्स की हेल्थ को लेकर परेशानी आ सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड होके, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में बैठा हुआ है, मदर की हेल्थ को भी लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और कोई प्रॉपर्टी अगर परचेस करने जा रहे हो तो एक बार पेपर्स चेक करा लेना, कहीं वो फंसी हुई प्रॉपर्टी तो नहीं है। प्रॉपर्टी लेने के लिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कहीं फंसी हुई प्रॉपर्टी तो नहीं आ रही है आपकी। और मदर की हेल्थ का तो मैंने आपको बता दिया केयरफुल रहना है। और क्योंकि 6th हाउस आपका रोग का भी होता है, तो इसका तो एक ही मैंने बता दिया, डेली रूटीन अगर आप लोग रखोगे तो कहीं कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां डेली रूटीन डिस्टर्ब हुआ
तो फिर आपको अपने हेल्थ का भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कंक्लूड कर देती हूँ। जो सैटर्न है आपका 6th हाउस में डेली रूटीन बहुत मेंटेन करना है। फिनेंसेस वाइज की मैं बात करूं तो देखो, कहीं जहां इन्वेस्टमेंट करो वो बहुत सोच समझ के करना है, लेकिन ऐसे नॉर्मल फिनेंसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी फिनेंसेस वाइज में। इन्वेस्टमेंट गड़बड़ होगा या कहीं एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया तो दिक्कत है, अदरवाइज कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो जो रिसर्च में है वो लोग अपना और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो लोग पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। सडन लॉस नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस चेक करना है। बच्चों के साथ थोड़ा सा रिलेशंस मेंटेन करना है, बच्चों की हेल्थ का, मदर की हेल्थ का, सिबलिंग्स की हेल्थ का, इन सबके हेल्थ का बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। और 4th हाउस से 6th हाउस आपका 3rd हो गया, तो मेटर्नल साइड के रिलेशंस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मम्मा के घर से 3rd, तो मम्मा से घर से 3rd मम्मा के छोटे भाई बहन हो गए। ठीक है, तो मेटर्नल साइड के जो रिलेशन है उनसे आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये था लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। अब मैं नेक्स्ट राशि के लिए आती हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लग्न लेकर आई हूँ, जो है स्कॉर्पियो लग्न, जिसको हम वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। स्कॉर्पियो आप लोग के लिए सैटर्न 4th हाउस से निकल के 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, पाइसेस राशि में। ठीक है, और आपके चार्ट में 3rd हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड होता है। अब इस प्लैनेटरी पोजीशन को समझते हैं कि सैटर्न कैसा इम्पैक्ट दिखाएगा। स्कॉर्पियो, देखो आप लोग का जो लग्न लॉर्ड होता है वो मंगल, तो सैटर्न और मंगल की बहुत ज्यादा आपस में नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सैटर्न नहीं करता है, बट क्योंकि 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th आपका केंद्र का त्रिकोण में कर रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अच्छा है। अगर आपके चार्ट में सैटर्न कहीं अच्छा प्लेस्ड है तो रिजल्ट खराब नहीं रहेगा, लेकिन अगर कहीं सैटर्न डेबिटेटेड है और बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी आपको झेलना पड़ सकती है। अब अपन समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस किस चीज का होता है? आपका सबसे पहले चाइल्ड का। तो जो लोग कंसीव करने का सोचे वो लोग कंसीव कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को आईवीएफ वगैरह की हेल्प लेना पड़ जाए, या फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड केयरफुल रहना है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर जो लोग कंसीव करना चाहती हैं। सेकेंड चीज है कि चाइल्ड का होता है, तो चाइल्ड की एजुकेशन रिलेटेड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को आ सकती है, लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए आप लोग बाहर ट्रैवल भी कर सकते हो, और जो लोग नहीं अभी तक नहीं प्लान किया है और कुछ सोच रहे हैं माइंड में है, तो अभी ये टाइम है कि आप लोग आगे पढ़ाई करो, आगे स्टडीज करो, और हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोग पा सकते हो। नेम एंड फेम का भी होता है, तो नेम एंड फेम के प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में है, तो नेम एंड फेम के प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। अब हो सकता है कि फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मदर से मिलने का चांस आपको जरूर मिलेगा इसमें। 4th हाउस और 5th हाउस में ट्रैवल करके हो सकता है आप मदर से मिलने के लिए जाओ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनका हेल्थ रिलेटेड केयरफुल रहना है। 5th, क्योंकि मैंने बताया सैटर्न और मार्स की बिल्कुल नहीं पड़ती है, और सैटर्न आपका 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, ठीक है, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन लोग को एक बार प्लीज चेक करें। और जिनको ऑलरेडी ब्लॉकेज है या ब्लॉकेज नहीं भी और आपका सैटर्न ऐसा कहीं ट्रांजिट करता है, तो प्लीज एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोग को हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, और थोड़ा सा मम्मा का भी हेल्थ का ख्याल रखना है आपको। 3rd हाउस का लॉर्ड होके सैटर्न आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। सिबलिंग्स से आप लोग हायर एजुकेशन के लिए कुछ एज अ मेंटोर ले सकते हो या उनकी गाइडेंस ले सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। सिबलिंग से मिलने जा सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिबलिंग्स की अगेन हेल्थ और रिलेशंस, ये दो चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सैटर्न 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो 3rd हाउस हमारे हैंड्स का भी होता है या राइटिंग का भी होता है। जो लोग कुछ कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, तो जो आप लोग के दिमाग में कंटेंट आएगा वो तो बहुत अच्छा आएगा, बट जब लिख रहे हो तो कोई मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज का आप लोग को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैंने बताया सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। 3rd दृष्टि आपके 7th हाउस पे है, सैटर्न की 7th दृष्टि आपके 11th हाउस को एक्टिवेट कर रही है, और सैटर्न की 10th दृष्टि आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट कर रही है। अब इसका रिजल्ट समझते हैं। सैटर्न की दृष्टि आपके 7th हाउस, 3rd दृष्टि आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस होता है स्पाउस का, तो
अब जो लोग लव रिलेशनशिप में है, या देखो सैटर्न 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो लव रिलेशनशिप भी आ सकता है, ठीक है, पनपेगा। कई लोग का जो नहीं है वो लोग भी लव रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी रहेगा, बट थोड़ा सा आप लोग को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उसमें घुटन सी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग को रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। और जो लोग ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है और लव मैरिज के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं, 5th का लॉर्ड 7th में, ठीक है, तो मतलब 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है लेकिन 7th हाउस दृष्टि से देख रहा है, तो लव मैरिज का भी कनेक्शन बिल्कुल आप लोग के बीच में बन रहा है। तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। स्पाउस की हेल्थ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और स्पाउस से रिलेशंस को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए। सैटर्न का अगर मैं करियर प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, क्योंकि 5th हाउस में ट्रांजिट है, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, और इंक्रीमेंट बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि हायर एजुकेशन करके आप लोग कोई न्यू जॉब के लिए जाओ तो इंक्रीमेंट हो, बच्चा है फैमिली में तो इंक्रीमेंट हो, शादी करो तो इंक्रीमेंट हो, क्योंकि आपका गेन्स हाउस, ओवरऑल गेन्स हाउस जो 11th हाउस है वो एक्टिवेट हो रहा है, और वो बहुत पॉजिटिव वे में एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि गेन्स मैं तो ये बोलूंगी कि नई अपॉर्चुनिटीज आए तो उसको लो, ग्रैब करो, प्रमोशंस के लिए अप्लाई करो, इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करो, वो आपके लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सैटर्न की जो दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ रही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड तो ऑलरेडी रही गई, ठीक है, और फैमिली से थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रैवल की वजह से या वर्क रिलेटेड थोड़ा सा दूरी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो लोग करना चाहते हैं, देखो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है जो इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्रॉपर्टी में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, तो उसका आप लोग को थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रॉस चेक जरूर लगाना पड़ेगा, ताकि 7 हाउस जो सेविंग्स का है वो सेविंग्स का जो हाउस है वो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। अगर आप लोग ओवर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो फिर 2nd हाउस आपका रॉन्ग वे में इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऑलरेडी मैंने बताया 5th हाउस कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की दिक्कत देता है, 2nd हाउस आपका फूड का होता है, तो जो भी आप लोग खा रहे हो सात्विक फूड खाने की कोशिश करो, बाहर का कम से कम खाने की कोशिश करो, ठीक है। और फैमिली में ओवरऑल अच्छा माहौल रहे, इस चीज के लिए मैं बोलूंगी थोड़ा सा सैटर्न की रेमेडीज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जो लोग को रेमेडीज जानना है तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो स्कॉर्पियो वाले आप लोग के लिए मिक्स ट्रांजिट है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, गेन्स प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, करियर प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर एक्सपेंस नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट पे बहुत क्रॉस चेक लगाना है, हाँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस का लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसको बहुत ज्यादा लॉस होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म पे ना जाके लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह लॉन्ग टर्म होती है तो वो अच्छा है, बट आपको क्रॉस चेक लगाना है। दूसरी चीज है, हेल्थ रिलेटेड बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, और रिलेशंस वाइज, ठीक है, क्योंकि फैमिली पे भी दृष्टि पड़ी तो रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, थोड़ा सा ध्यान देने की, बाकी ये मिक्स ट्रांजिट है आप लोग के लिए। तो स्कॉर्पियो लगना, कीप एंजॉय, ठीक है, एंजॉय करो इस ट्रांजिट को, और पूरा अच्छे से समझो प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, तो उसको उस वे में यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू।